एक ऐसा नाम जो आज भी सवाल बनकर खड़ा है। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं रहते बल्कि समय से टकराते हैं। सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जिसे कोई सिर्फ नेता कहता है, कोई विद्रोही तो कोई सपना देखने वाला क्रांतिकारी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इन सब से कहीं आगे थे। वह व्यक्ति जो अंग्रेजी सत्ता से सिर्फ आजादी नहीं, सम्मान के साथ आजादी चाहता था। जब पूरा देश अहिंसा की राह पर चल रहा था, तब एक युवा अपने मन में यह सवाल लेकर खड़ा था, अगर सामने वाला ताकत की भाषा समझता है तो क्या जवाब भी ताकत से नहीं दिया जाना चाहिए? यही सवाल आगे चलकर भारत की सबसे अलग और सबसे साहसी कहानी की नींव बना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 19वीं सदी के अंत में जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह ओडिशा के कटक शहर में हुआ। उनका परिवार समाज में सम्मानित था। पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे जो अंग्रेजी शासन की व्यवस्था को अंदर से समझते थे। माता प्रभावती देवी धार्मिक, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय थीं। घर का माहौल संस्कारों से भरा था, लेकिन सवाल पूछने की आजादी भी थी। यही वजह थी कि सुभाष बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग दिखने लगे। सुभाष बहुत कम उम्र में अनुशासन सीख गए थे। वह समय पर उठते, पढ़ाई करते और अपने काम खुद करते। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वह थी अन्याय को सहन न कर पाना। एक बार स्कूल में एक भारतीय छात्र को अंग्रेज शिक्षक ने अपमानित किया। सुभाष ने उसका विरोध किया। नतीजा उन्हें सजा मिली। लेकिन उसी दिन उनके मन में यह बात बैठ गई, सच बोलने की कीमत होती है और मैं वह कीमत चुकाने को तैयार हूं। सुभाष पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने कटक से प्रारंभिक शिक्षा ली और बाद में कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला लिया। यह वही समय था जब भारत में राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे जाग रही थी। सुभाष सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, वह विवेकानंद, भगवद गीता और भारतीय दर्शन में गहरी रुचि लेने लगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें लगा एक व्यक्ति का चरित्र पूरे राष्ट्र का भविष्य तय करता है। परिवार चाहता था कि सुभाष इंडियन सिविल सर्विस में जाए। यह अंग्रेजी शासन की सबसे ऊंची नौकरी मानी जाती थी। सुभाष मन से पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन पिता के सम्मान के लिए उन्होंने इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। 20वीं सदी के दूसरे दशक में वह इंग्लैंड पहुंचे। वहां उन्होंने कठिन परिश्रम से सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या मैं उस शासन की सेवा करूं जो मेरे देश को दबा कर रखता है? सुभाष ने बहुत सोच विचार किया। एक तरफ सम्मान, सुरक्षा और आरामदायक जीवन था, दूसरी तरफ देश, गुलामी और अपमान। अंततः उन्होंने वह किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, यह पूरे सिस्टम को चुनौती देना था। इसी पल सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वह एक आंदोलन बन गए। जब सुभाष भारत लौटे तो देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में थे। सुभाष उनसे मिले, सम्मान किया, लेकिन पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस सीधे उस मंच पर पहुंचे जहां से आजादी की आवाज पूरे देश में फैल रही थी। यह मंच था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस समय कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं थी, वह भारत की उम्मीद थी। सुभाष इस उम्मीद के साथ जुड़े कि शायद यहीं से तेज और निर्णायक संघर्ष की शुरुआत होगी। उनकी मुलाकात देश के बड़े नेताओं से हुई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और कई अन्य वरिष्ठ नेता। सुभाष सबका सम्मान करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी शासन इतना कमजोर नहीं कि केवल प्रार्थना या नैतिक दबाव से भारत छोड़ देगा। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर अडिग थे। उनका विश्वास था कि अन्याय को नैतिक शक्ति से झुकाया जा सकता है, लेकिन सुभाष का अनुभव अलग कहता था। उन्होंने यूरोप देखा था, वहां की राजनीति, वहां की ताकत की भाषा उन्होंने महसूस की थी। सुभाष का मानना था, जब शासक के हाथ में बंदूक हो और शासित के हाथ में सिर्फ प्रार्थना, तो बराबरी कैसे होगी? यही सोच धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ाने लगी। यह दूरी व्यक्तिगत नहीं थी, यह विचारों की थी। अंग्रेजी सरकार सुभाष की लोकप्रियता से घबराने लगी थी। उनके भाषण सीधे युवाओं के दिल में उतरते थे। नतीजा
उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। जेल जहां कई लोग टूट जाते हैं, वहीं सुभाष और मजबूत होते गए। अंधेरी कोठरी, बीमार शरीर और अकेलापन, इन सब के बीच वह सोचते रहे, अगर मेरी आजादी देश की आजादी में बदल सकती है तो यह कैद मुझे स्वीकार है। जेल में उनका स्वास्थ्य कई बार बिगड़ा, लेकिन उनकी सोच कभी कमजोर नहीं हुई। समय बदला, देश के युवाओं में सुभाष की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। इसी कारण कांग्रेस के भीतर उनका प्रभाव भी बढ़ा। अंततः 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह उनके जीवन का एक ऐतिहासिक पल था। देश को लगा अब नेतृत्व तेज और निर्णायक होगा, लेकिन यही पद आगे चलकर सबसे बड़ा टकराव भी बना। अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष ने औद्योगिक विकास और मजबूत राष्ट्रीय सेना की बात की। वह चाहते थे कि भारत आर्थिक और सैन्य रूप से खुद को तैयार करे, लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस दिशा से सहमत नहीं थे। गांधी जी का प्रभाव अभी भी सबसे अधिक था। जब सुभाष ने दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। उन्होंने फिर जीत हासिल की, लेकिन यह जीत एकता नहीं, टूटन लेकर आई। लगातार मतभेद, काम करने में बाधा और आंतरिक विरोध, इन सब के बीच सुभाष ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद और बाद में कांग्रेस से भी दूरी बना ली। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनका मानना था, अगर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता तो रास्ता बदलना कमजोरी नहीं, साहस है। कांग्रेस से अलग होकर सुभाष ने एक नए राजनीतिक मंच की स्थापना की। इसका नाम रखा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका उद्देश्य था तेज, संगठित और निर्णायक संघर्ष। यह मंच उन युवाओं का केंद्र बना जो धीमी प्रक्रिया से निराश हो चुके थे। अंग्रेजी सरकार अब सुभाष को सिर्फ नेता नहीं, एक खतरा मानने लगी। सरकार ने उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी शुरू की। अंततः उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। बाहर निकलना मना, मिलना जुलना सीमित और हर कदम पर पहरा। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी बंधन तोड़ने की बात की हो, उसे दीवारें कैसे रोक सकती थीं? नजरबंदी के दौरान सुभाष चुपचाप एक योजना बना रहे थे। यह योजना सिर्फ भागने की नहीं थी, यह पूरी रणनीति थी। उन्हें पता था कि भारत के अंदर रहकर अंग्रेजी सत्ता को सीधे चुनौती देना संभव नहीं। उन्हें बाहर जाना होगा ताकि दुश्मन के दुश्मन से मदद ली जा सके। और फिर एक ठंडी रात, जब सबको लगा कि सुभाष अपने कमरे में सो रहे हैं, वह इतिहास के सबसे रहस्यमय सफर पर निकल पड़े। जब आजादी भेष बदलकर निकली, घर में नजरबंद, कमजोर स्वास्थ्य, चारों ओर पहरा, अंग्रेजों को पूरा भरोसा था कि सुभाष अब कहीं नहीं जा सकते। लेकिन वह भूल गए थे कि जिसने पूरी जिंदगी बंधन तोड़ने की बात की हो, वह दीवारों से नहीं डरता। एक सर्द रात, जब कलकत्ता की गलियां खामोश थीं, सुभाष अपने घर से निकले। साधारण कपड़े, दाढ़ी और पहचान छुपा हुआ चेहरा। वह अब नेता नहीं थे, वह एक गुमनाम मुसाफिर थे। यह यात्रा सिर्फ भागने की नहीं थी, यह इतिहास बदलने की तैयारी थी। सुभाष लगातार स्थान बदलते रहे, कभी ट्रेन, कभी सड़क, कभी पैदल। हर मोड़ पर पकड़े जाने का खतरा था। अगर एक बार भी पहचान उजागर हो जाती तो यात्रा वहीं खत्म हो जाती। आखिरकार वह भारत की पश्चिमी सीमा के पास पहुंचे। यह हिस्सा खतरनाक था, लेकिन जरूरी भी। यहीं से उनका रास्ता भारत के बाहर खुलता था। विदेशी धरती पर पहला कदम। भारत से बाहर निकलते ही सुभाष एक नई दुनिया में थे। यहाँ अंग्रेजी सत्ता सीधे मौजूद नहीं थी, लेकिन उनका प्रभाव फिर भी हर जगह था। सुभाष जानते थे कि अगर भारत को आजाद कराना है तो अंग्रेजों के विरोधियों से सहयोग लेना होगा। यही सोच उन्हें यूरोप की ओर ले गई। यूरोप, जहां राजनीति ताकत की भाषा बोलती थी। यूरोप उस समय एक बड़े संघर्ष के द्वार से गुजर रहा था। देश अपने अपने हितों के लिए ताकत इकट्ठा कर रहे थे। सुभाष यहाँ सिर्फ शरण लेने नहीं आए थे, वह साझेदारी चाहते थे। उन्होंने कई प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की। उनका उद्देश्य साफ था, मेरी लड़ाई किसी देश से नहीं, मेरी लड़ाई गुलामी से है। यूरोप में रहते हुए सुभाष ने रेडियो के जरिए भारत के लोगों से सीधा संवाद शुरू किया। उनकी आवाज
हजारों किलोमीटर दूर देश के युवाओं तक पहुंची। आजाद हिंद की कल्पना, एक सरकार का सपना। यहीं पहली बार सुभाष के मन में एक बड़ा विचार आकार लेने लगा। सिर्फ आंदोलन नहीं, सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक समानांतर सरकार, एक ऐसी सरकार जो खुद को भारत की सच्ची आवाज माने। उन्होंने इसका नाम रखा आजाद हिंद। यह नाम सिर्फ शब्द नहीं था, यह एक घोषणा थी। यूरोप के बाद सुभाष को एहसास हुआ कि असली ताकत एशिया में है। यहाँ हजारों भारतीय सैनिक पहले से मौजूद थे जो अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे। सुभाष का विश्वास था, अगर ये सैनिक अपने देश के लिए लड़ें तो इतिहास बदल सकता है। उन्होंने लंबा और जोखिम भरा सफर तय किया और दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। यहाँ सुभाष ने भारतीय सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने उनसे कोई लालच नहीं दिया, कोई दबाव नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल रखा, क्या तुम किसी और के लिए लड़ना चाहते हो या अपने देश के लिए? इस सवाल ने हजारों दिलों को झकझोर दिया। धीरे धीरे एक नई सेना खड़ी हुई। इसका नाम था आजाद हिंद फौज। यह सेना सिर्फ हथियारों से नहीं, विश्वास से बनी थी। सैनिकों ने सुभाष को सिर्फ नेता नहीं माना, उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, नेताजी। यह नाम आदर का था, विश्वास का था और समर्पण का था। नेताजी हर सैनिक के साथ बराबरी से रहते थे। वही खाना, वही कठिनाई, वही जोखिम। यही वजह थी कि यह सेना दिल से लड़ने को तैयार थी। नेताजी ने सैनिकों के सामने एक नारा दिया, एक ऐसा वाक्य जो आज भी रगों में आग भर देता है, तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा सिर्फ शब्द नहीं था, यह एक वादा था। जब एक सरकार बनी बिना जमीन के दक्षिण पूर्व एशिया की उस धरती पर जहां समुद्र की हवा संघर्ष की गंध लिए चलती थी, नेताजी ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। यह सरकार किसी महल में नहीं थी, किसी राजधानी में नहीं थी, लेकिन इसकी नींव लाखों भारतीय दिलों में थी। नेताजी इस सरकार के प्रधान बने, साथ ही उन्होंने युद्ध, विदेश और प्रशासन जैसे विभागों की जिम्मेदारी खुद संभाली। यह साफ संकेत था, यह संघर्ष आधा अधूरा नहीं होगा, यथोचित होगा या नहीं होगा। विदेशी मान्यता जब दुनिया ने सुना, धीरे धीरे कई देशों ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। यह सिर्फ औपचारिक समर्थन नहीं था, यह अंग्रेजी सत्ता के लिए एक खुली चुनौती थी। अब सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह एक राष्ट्र के प्रतिनिधि थे। भले ही वह राष्ट्र अभी जंजीरों में जकड़ा था। सेना का विस्तार सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी। नेताजी का विश्वास था कि आजादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं होती। उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग टुकड़ी बनाई। इसका नाम रखा गया रानी झांसी रेजिमेंट। यह भारतीय इतिहास में पहली बार था जब महिलाएं सशस्त्र संघर्ष के लिए संगठित हुईं। नेताजी ने उन्हें साफ कहा, यहाँ तुम किसी से कम नहीं, यहाँ तुम सिर्फ महिला नहीं, सैनिक हो। अनुशासन सेना की रीढ़। आजाद हिंद फौज सिर्फ भावना से नहीं चलती थी, यह अनुशासन से चलती थी। नेताजी समय, वेश और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते थे। वह खुद हर नियम का पालन करते थे ताकि कोई सैनिक यह न कह सके कि नेता अलग है और सैनिक अलग। अब समय आ गया था केवल भाषणों का नहीं, कार्रवाई का। नेताजी ने सेना को आदेश दिया, हम भारत की ओर बढ़ेंगे। यह रास्ता आसान नहीं था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और सीमित संसाधन, लेकिन हर सैनिक के मन में एक ही तस्वीर थी, अपना देश, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान। आजाद हिंद फौज भारत की सीमाओं के पास पहुंची। कुछ क्षेत्रों में तिरंगा फहराया गया। यह प्रतीकात्मक था, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा। भारत के लोगों को लगा कि आजादी अब दूर नहीं, लेकिन युद्ध सिर्फ जोश से नहीं जीता जाता। परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल नहीं रहीं। विश्व की स्थिति बदलने लगी। जिन ताकतों से सहयोग लिया गया था, उनकी प्राथमिकताएं बदलने लगीं। आजाद हिंद फौज को संसाधनों की कमी होने लगी। नेताजी ये सब देख रहे थे। वह जानते थे कि यह संघर्ष अब एक कठिन मोड़ पर है, लेकिन उन्होंने हार मानने का शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया। कई लोग थक गए थे, निराश हो गए थे, लेकिन नेताजी हर सभा में हर सैनिक से कहते, हम भले लड़ाई हार जाए, लेकिन इतिहास में हार नहीं मानेंगे।
उनकी आवाज थकी हुई नहीं थी, उनकी आंखों में अभी भी वही आग थी। समय अब नेताजी के पक्ष में नहीं था। विश्व का संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। जिन शक्तियों के साथ आजाद हिंद फौज खड़ी हुई थी, उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही थी। संसाधन घट रहे थे, संपर्क टूट रहे थे और आगे बढ़ने के रास्ते सिमटते जा रहे थे। नेताजी ये सब देख रहे थे। वह जानते थे कि यह सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं है, यह राजनीतिक संतुलन का खेल भी है। लेकिन उन्होंने सेना को कभी निराशा का संकेत नहीं दिया। जब हालात पूरी तरह विपरीत हो गए तो एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। आजाद हिंद फौज को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाना अब संभव नहीं था। यह हार स्वीकार करना नहीं था, यह संघर्ष को बचाए रखने की कोशिश थी। नेताजी ने सैनिकों से कहा, तुमने इतिहास में अपना स्थान बना लिया है, कोई भी तुम्हारे साहस को मिटा नहीं सकता। कई सैनिकों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा था। नेताजी जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका विश्वास था कि भारत की आजादी अब केवल समय की बात है, लेकिन वह यह भी समझते थे कि उन्हें एक बार फिर दुनिया के बड़े शक्ति केंद्रों से संपर्क करना होगा। यह निर्णय एक बार फिर उन्हें अकेले रास्ते पर ले गया। इसके बाद नेताजी एक यात्रा पर निकले। यह यात्रा इतिहास की किताबों में सबसे विवादित और सबसे रहस्यमय मानी जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक दुर्घटना थी, कुछ का मानना है कि नेताजी इससे आगे भी जीवित रहे, और कुछ यह कहते हैं कि सच्चाई आज भी किसी फाइल में बंद है। जो भी हो, एक बात तय है, उस दिन के बाद नेताजी कभी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। भले ही नेताजी भारत में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमों ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, सेना के भीतर असंतोष फैलने लगा। अंग्रेजी सत्ता अब समझ चुकी थी कि भारत को ज्यादा देर तक काबू में रखना आसान नहीं। क्या नेताजी की लड़ाई व्यर्थ थी? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। इतिहास अक्सर सिर्फ परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं। लेकिन अगर नेताजी न होते तो आज ज्यादातर सवाल शायद पूछे ही न जाते। उन्होंने यह साबित किया कि भारतीय सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं, बल्कि आदेश देने की क्षमता रखते हैं। नेताजी की सोच आज भी जिंदा। नेताजी किसी मूर्ति में कैद नहीं है, वह हर उस व्यक्ति में है जो अन्याय के सामने खड़ा होता है। उनका संदेश सीधा था, आजादी मिलती नहीं, ली जाती है, और इसके लिए त्याग अनिवार्य है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक सीधी रेखा नहीं था, यह संघर्ष, त्याग और साहस की लहरों से भरी एक नदी थी। वह जीते भी अपने तरीके से और इतिहास में गायब भी अपने तरीके से। शायद यही कारण है कि आज भी जब भारत आजादी की बात करता है तो एक सवाल जरूर उठता है, अगर नेताजी होते तो भारत कैसा होता? यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उस सोच की कहानी थी जो डर से बड़ा और समय से तेज थी।